तो ऐसे जिलों के अंदर की क्या स्थिति बनी है, कितना नुकसान की जो सर्वे हो जाए तो कम से कम टाइम पे उनको मुआवजा मिल जाए। ये किसान इतनी मेहनत करके फसल बोता है और जब बिकने का समय आता है या कटे का समय आता है, उस वक्त अगर ये स्थिति बनती है तो अपन सोच सकते हैं कि क्या बीतती होगी किसानों पर, किसानों के परिवार वालों पर कोई कल्पना नहीं कर सकता। आज वो स्थिति बनी है, इसलिए सरकार का फ़र्ज़ है कि वो इमीडिएटली ऐसी कार्रवाई करे जिससे कि समय पर मुआवजा मिल सके, समय पर आंकलन हो सके। ये काम मैंने किया है। ये जो आचार संहिता की बात है, कोड ऑफ कंडक्ट का हम सब आदर करते हैं, होना भी चाहिए, जिससे इक्वल फुटिंग पर आप चुनाव के मैदान में उतर सकें। यहाँ तक तो ठीक है, परंतु दुर्भाग्य से ये जो कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पे आप कुछ भी नहीं कर पाओ, ऐसे वक्त में तो सरकारों को छूट होनी चाहिए तो वो अपने फैसले ले। जो सरकार सत्ता में होगी वो तो कार्रवाई करेगी, उसका कोई ऐसा नहीं कि उसका कोई श्रेय अलग मिल जाए उसको। जनता बहुत समझती है कि ये इनका कर्तव्य है, हमने इनको चुन के भेजा है, तो ये इन्होंने कार्रवाई हमारे लिए की है। वोट देने के अंदर माइंड बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बंदिशें हो गई देश के अंदर कि कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी एक होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट का, जिससे कि सरकार या किसी पार्टी की हो, सरकार बनते ही पार्लियामेंट चुनाव, फिर पंचायत चुनाव, फिर नगर निगम के चुनाव, एक बार या दो फेज में, उसके चक्कर में आप जो है गवर्नेंस नहीं कर पाते हो और लोगों में धारणा बनती है कि सरकार को हमने इतनी उम्मीद से बदला, सरकार नहीं आई और कुछ काम नहीं कर पा रही। ये खाली बात कोई कांग्रेस शासन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार किसी पार्टी की हो, ये दुविधा आज बनी हुई है, राजस्थान में भी और अन्य राज्यों में भी। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को कुछ विचार करना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति कई दौरे कर रहा है तो मन में एक संवेदना की भावना रहती है, उसे थोड़ा दुख भी होता है कि अपन चाहते हुए भी क्यों नहीं कुछ कर पा रहे। ये स्थिति आज है। मुख्य रूप से मुझे आपको याद करने का वही मकसद था। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट को हनुमान जी की तरह शक्ति याद दिलानी पड़ रही है निर्वाचन आयोग को। दूसरा, प्रधानमंत्री ने तो गुजरात के लिए घोषणा कर दी है 2 लाख रुपए मुआवजे की, जो 4 मृतक मिले और 50,000 रुपये आर्थिक सहायता। प्रधानमंत्री जी का रवैया मेरी तो समझ में आया नहीं 5 साल में। अगर बाढ़ बहुत भयंकर आई थी गुजरात के अंदर, राजस्थान के जालोर जिले के अंदर भी, शिरोई के पार्ट के अंदर भी, प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर घूमता है, उड़ता है, गुजरात की सीमा तक जाता है। ये पहला मैंने देखा है कि इसमें आप भेदभाव करो। अगर 3 मिनट लगते हैं उनको अंदर घुसने में राजस्थान की सीमा में, अगर वो जब हवाई सर्वेक्षण किया तो गुजरात के साथ में अगर वो जालोर शिरोई की तरफ भी कर लेते तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता सरकार का, राजस्थान सरकार का, जो उन्हीं की सरकार थी, कि प्रधानमंत्री जी ने हवाई सर्वेक्षण राजस्थान में भी किया है। वहाँ पे भी उनका दिल नहीं पसीजा और वो अंदर नहीं आए। जबकि राहुल गांधी जी ने दौरा बनाया तो वो राजस्थान में भी, गुजरात में भी गए। गुजरात में कुछ इनकी पार्टी के लोगों ने, जो उनकी नेचर है कि किस प्रकार से डिस्टर्ब करें, तो पत्थरबाजी भी की। मालूम आपको, मैं खुद गाड़ी में बैठा हुआ था राहुल के साथ में, पत्थर लगा वहाँ पे गाड़ी पर, इश्यू बना, हमारे लोगों ने धरना दिया, मुश्किल से कुछ लोग अरेस्ट हुए थे। अब ये घोषणा प्रधानमंत्री जी कुछ भी कर सकते हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति जी, जो रामनाथ जी कोविंद जो है, राष्ट्रपति कोविंद जी का जो चुनाव हुआ, कल ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि क्योंकि चुनाव गुजरात के आ रहे थे, वो पहले घबरा चुके थे कि हमारी सरकार गुजरात में नहीं बनने जा रही है, तो एक के बाद एक अमित शाह जी के हथकंडे सामने आए।
उन्होंने सलाह दी होगी, मेरा ऐसा मानना है कि रामनाथ कोविंद जी को बनाया जाति समीकरण बैठाने के लिए, और आडवाणी साहब छूट गए। बनना आडवाणी साहब को था। देश उम्मीद कर रहा था अब कम से कम आडवाणी साहब को वो सम्मान मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। वंचित नया नाम आ गया। वो उनकी पार्टी का फैसला, मुझे उसमें मेरा व्यक्तिगत कमेंट नहीं है, पर कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बात लिखी हुई थी कि वोटों का समीकरण बैठाने के लिए इतने घबराए हुए थे मोदी जी, और उसकी पुष्टि ऐसी होती है, उसके बाद में कभी वो पानी प्लेन उतार रहे हैं, कभी मणिशंकर अय्यर की जो टिप्पणी थी वो एक उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी व्यक्ति के लिए थी, मोदी जी खुद के लिए थी। हो सकता है मैं उसे सहमत नहीं हूँ कि वो जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पे टिप्पणी करी उनके खुद के लिए भी करी, हो सकता है मैं सहमत नहीं हूँ, मान लीजिए, तब भी वो व्यक्तिगत टिप्पणी थी। क्या उस व्यक्तिगत टिप्पणी को पूरी जाति पूरी वर्ग के बता देना, भावुक होना, गुजरात के समाज की और गुजरात वासियों की उन्होंने बेइज्जती की है, और फिर इतना झूठ बोलना कि उनके घर पे पार्टी हुई डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मौजूद, रिटायर्ड चीफ ऑफ द आर्मी मौजूद, और पाकिस्तान के विदेश मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री मौजूद, और प्लानिंग की गई गुजरात में कैसे चुनाव कांग्रेस जीते और अहमद पटेल मुख्यमंत्री बने। क्या कोई ऐसी स्थिति 70 साल में कभी आई है देश के अंदर कि जब प्रधानमंत्री स्तर के व्यक्ति को ये बातें बोलनी पड़े जिसमें कोई सच्चाई नहीं हो, सच्चाई का अंश मात्र नहीं हो, जो उन्होंने बोल दिए, और मामूली मुश्किल से सरकार बन पाएंगी। वो चुनाव में ना उनकी जीत हुई बीजेपी की, ना कांग्रेस की हार हुई थी, मेरा मानना। इस प्रकार से आप कहते हो घोषणा कर दी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, वो कुछ भी कर सकते। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना चाहिए कि वो किस रूप में इसको देखते हैं, वो किस रूप में देखते हैं। उनको छूट प्रधानमंत्री को भी नहीं होनी चाहिए, ना मुख्यमंत्री को होनी चाहिए, है तो सबके लिए समान रूप से फैसला होना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पे गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये जिन्ना का एजेंडा हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि मुसलमानों को बीजेपी को वोट न दें कटिहार में, उस पर उन्होंने कहा कि जिन्ना का एजेंडा नहीं चला सकती कांग्रेस। देखिए, वो कुछ बोले, वो उनकी मर्जी है। अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ये कह सकते हैं कि मोदी जी जीतते हैं चुनाव तो संभावना ज़्यादा है हिंदुस्तान पाकिस्तान में समझौते की या कश्मीर समस्या के हल की, तो ये वो उनको सूट करता है, वो उनको सूट करता है। अगर उनको लगता है कि इससे हमें कंफर्टेबल रहेंगे हम, तो ये उनकी सोच है। चिंता इस बात की है कि देश का जो माहौल है वो लोकतंत्र को बचाने का वक्त आ गया है। इस चुनाव को हम ये मानते हैं कि ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, देश के संविधान को बचाने का चुनाव है, और देश को बचाने का चुनाव है। देशवासियों में घुटन महसूस हो रही है आज देश पूरे मुल्क के अंदर, किसी को कम किसी को ज़्यादा, किसी को कम किसी को ज़्यादा हो रही है। और जब मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोगों के बारे में, तो मेरी कोई व्यक्तिगत, तो मैं तो मीडिया फ्रेंडली माना जाता हूँ 50 साल से राजस्थान में, तब भी मुझे कहना पड़ रहा है कि मीडिया के जो मालिक लोग हैं, जो संपादक है, जो एंकर है, उनमें क्या बीतती होगी जब वो चाहते हुए भी सच नहीं दिखा पाते देश के अंदर। और हालत यही हो गई है कि क्या क्या वो सोचते होंगे, आई डोंट नो। तो ये मैं कह सकता हूँ कि इतने दबाव में है सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, क्योंकि टारगेट करके एनडीटीवी पे हमला किया गया था पहले, तो बाकी लोग पहले एक हमला इसलिए किया गया एक पे जिससे कि बाकी लोग मैसेज ले लें। एंकर को निकालने के लिए पीएमओ से आदेश आते हैं, इसको निकाल दीजिए, और निकालना पड़ता है मालिकों को। तो डेमोक्रेसी है क्या देश के अंदर? घनश्याम तिवारी कहते हैं अघोषित इमरजेंसी, जो आदमी इमरजेंसी में जेल गया हुआ है, 50 साल का कार्यकर्ता, बचपन से रहा है, आज उस पर क्या बीत रही होगी जब उसने बीजेपी छोड़ी होगी, कांग्रेस ज्वाइन की होगी।
आप कल्पना कर सकते हैं क्या बीती होगी सर। 50 साल की ज़िंदगी बिता दे कोई आदमी जिस पार्टी में, और जिसका एक कद उस रूप का होकर कभी मुख्यमंत्री बन सकता था, ये वो आदमी पार्टी छोड़े और ये कहेगा घोषित इमरजेंसी है, उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये स्थिति देश में बनी हुई है। अब जो इंटेलेक्चुअल है वो तो बाकायदा अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, जो मैं पढ़ता हूँ आर्टिकल बाकायदा खुल के लिख रहे हैं। NSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, हर अखबार ने संपादकीय लिखे हैं कि हो क्या रहा देश के अंदर, ये आंकड़े वो आंकड़े जिसको आधार बना के आगे की योजना बनती डिपार्टमेंट में, उसको छिपाने की सरकार ने हिम्मत कर ली है। और भी मेरे पास नोट में आपको शाम को भिजवा दूंगा, जो मैं पढ़ता हूँ वही है, मैं कोई नया तो ला नहीं सकता। तो आप बता दीजिए मुझे कि ये अगर आंकड़े छिपाने का इसलिए कि बेरोजगारी की दर जो है 2%, 2.5%, 6% ज़्यादा हो गई, तो लोग क्या कहेंगे, उसको छिपाया जा रहा है। तो ये डेमोक्रेसी में हमेशा चिंता लगी रहती है, लोग क्या कहेंगे। और इसलिए कांग्रेस के राज में लोग क्या कहेंगे के लिए चिंता करके वो सही रास्ते में चलते थे। ये लोग क्या कहेंगे उस भय से ये बातें छिपाते हैं, और छिपाने नहीं चाहिए, इनको ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इनकी गवर्नमेंट भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये बातें करते कोई स्कैम नहीं हुआ। मैं इनको पूछना चाहूँगा, जो स्कैम आपने बताया 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, कोलगेट स्पेक्ट्रम और कोलगेट स्कैम, उस वक्त में लोकपाल लाओ, ये सब एक थे। और इन्होंने आगे किया, अन्ना हजारे जी को, केजरीवाल जी को, सबको आगे किया। और 5 साल तक आपने लोकपाल क्यों नहीं बनाया? 5 साल तक। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से दबाव में बनाया गया। तो जो इश्यू बने थे यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ में बनाए गए थे, और देश उनकी बात में आगे गया, तो वास्तव में बड़े घोटाले हुए थे। अगर मैं पब्लिक अकाउंट कमेटी का मेंबर रहा हूँ, 80 के अंदर MP बनते ही CNEG कर सकती है, वो करेगी। और चिंता इस बात की है कि क्या बीत रही किसानों पर, जिनकी फसलें उनकी आंखों के सामने नष्ट हो गई, कटे के वक्त में या कटे के बाद में भी। सर, स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन लिख करके भेज रही है क्या इलेक्शन कमीशन को कि हमारे को आप? वो तो हर फैसले के लिए हम आगे कि जो ट्रांसफर भी करेंगे तो लिख के ही भेजना पड़ता है वहाँ पे। ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। कल परसों में वहाँ जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने ये कहा, कुछ मैं जानता हूँ कि कर्मचारी की तरफ है, अफसर की तरफ मैं सबको दे दूँगा। उन्होंने धमकी भी दी है, उनको नोटिस भी मिला है। तो इस तरह का ये सरकार की तरफ इशारा है उनका कि सरकार कोई प्रेशर डाल रही है अपने अधिकारियों को। उन्होंने कहा मैं उल्टा लटका दूंगा। हाँ, उल्टा लटका दूंगा। तो उल्टा अभी तो पब्लिक उनकी जो सरकार है उसको उल्टा लटकाने जा रही है देश के अंदर। ठीक है, नंबर 1। अभी वो बुखलाए हुए हैं ये नेता लोग। मैंने कहा चारों मंत्री संकट के अंदर है। इनके केंद्रीय मंत्री, एक का टिकट कट गया, तो चारों मंत्री संकट में है राजस्थान के अंदर। फिर ये कैसे जीतेंगे चुनाव? दूसरा, गजेंद्र सिंह शेखावत से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी कड़ी भाषा का प्रयोग करेंगे। ये मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब मिलते हैं तो बड़े गले मिलते हैं, अच्छी बात बोलते हैं, अच्छा लगता है। पर वो चुनाव के मैदान में उतरता आदमी तो कई तरह की टेंशन रहते हैं उसको। जब हार सामने दिख रही हो तो कई बार आदमी के मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं। इस बार कोई ऐसी वेव चल रही है जो मोदी वेव तो चल नहीं रही, जो सब लोग कह रहे हैं, तो ऐसी कौन सी वेव चल रही है जो कांग्रेस को फेवर करेगी? मोदी के एंटी वेव चल रही है, बड़ी इतना मैं कह सकता हूँ। राहुल गांधी, धन्यवाद, बहुत अच्छा आपका। चलो ठीक है, खड़े खड़े बात करो भाई।